हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आरके इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी और आज मैं आपको जो अभी आपके पास में 3 अक्टूबर 2021 को जे एडवांस का पेपर हुआ है उसे सॉल्व करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखिए। सिस्टम को देखो, आइडियल गैस जिसके अंदर चेंज इन इंटरनेट दी डिवाइड बाय आर क्या चीज है, गैस कांस्टेंट। इसके बीच में ग्राफ और एंट्रोपी के बीच में ग्राफ बना हुआ है, चेक कर लो। दो प्रोसेस हैं, दोनों रिवर्सिबल हैं। पहला फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में बोल रखा है साहब वर्क सेम है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एल एन बी 3/V2। तो देखो इधर मैं इस पे मार्क कर देता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये आपके पास में पॉइंट बी है और ये आपके पास में सी पॉइंट है। सबसे पहले आइडियल गैस है, तो हम आपको सबसे पहले ये चेक करा देते हैं हिसाब। ये जो चेंज इन इंटरनल ये सिस्टम ए में, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर रहा हूं मैं प्रोसेस ए से बी के लिए, ए से बी। तो आप बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉइंट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए। इंटरनल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है आपको डिवाइड बाई आर से, तो बी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 450 इंटू आर, माइनस ए पॉइंट पर थी 2250 इंटू आर। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई आपके पास में माइनस साइन के साथ 1800 आर। अच्छा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब आप देखो एक बार ध्यान से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होती है Q प्लस W। Q क्या चीज है, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी और वर्क इन्वॉल्व। अब आप ध्यान से समझना इस प्रोसेस को, फिर देखो ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। ध्यान से देखेंगे तो A एंड B ये कैसा प्रोसेस है, आइसएंट्रोपिक। अच्छा अब आप बताओ, आइसएंट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि साहब ये एक्चुअल में एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है, एडियाबैटिक। और वैसे ग्राफ से भी दे सकते हो। आपको पता है कि एंट्रोपी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू एंट्रोपी एट पॉइंट ए एंड हेंस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस इज जीरो। इट मींस heat exchange in this process zero. It means in this process वर्क इन्वॉल्व इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस प्रोसेस का वर्क किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो अब मैं बी पॉइंट पर आपको टेम्परेचर फाइंड कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होती है डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ये आपको दे रखी है, आपने फाइंड कर लिया, माइनस 1800 आर। 1 मोल गैस थी, सीवी गिवन है, चेक कर लो। सीवी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो दे रखी है वो आपके पास में 5/2 आर और इनटू चेंज इन टेम्परेचर निकाल देता हूं। इसको आप जब सोल्व करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 720। चेक कर लो, माइनस में कितनी आ जाएगी, 720। ये किसके बराबर होता है साहब, T2 माइनस T1 के। T2 का मतलब पॉइंट बी पर टेम्परेचर और पॉइंट ए पर। आपको पॉइंट ए पर टेम्परेचर दे रखा है क्वेश्चन में 900। चेक कर लो, क्वेश्चन टेम्परेचर दे रखा है पॉइंट बी पर 900। इसका मतलब आपको जो ये टेम्परेचर बी पॉइंट है इस पर पता लग जाएगा टेम्परेचर बी पॉइंट पर कितना आ जाएगा आपके पास में 180 केल्विन। अच्छा अब आप इस ग्राफ को एक बार फिर देखिए। आप जब ग्राफ को फिर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, एक बार ग्राफ को फिर चेक करो और आपको एक मालूम लगेगा। अब ये जो प्रोसेस है आपके पास में बी से सी वाला जो प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, और आपको पता है जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है आइडियल गैस की, इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट। एंड एज बीसी प्रोसेस, तो आपके पास में जो बीसी प्रोसेस है ये कहता हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। और आपको बोल रखा है कि दोनों प्रोसेस में वर्क कैसा है, इक्वल। बस तो अब आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लगा दो, जिससे आपको जो वैल्यू पूछी है उसका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको उसको फॉर्मूले में डाल देता हूं आइसोथर्मल के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आइसो दोनों का वर्क, पहले का वर्क जो इसी के बराबर कितना था वो माइनस 1800 आर इक्वल्स टू आइसोथर्मल में वर्क किसके बराबर होता है, एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये तो आपसे फाइंड कराया है, बता देता हूं। टेम्परेचर दे रखा है आपको कितना, आपने मालूम कर लिया कितना है आइसोथर्मल प्रोसेस का, 180 केल्विन। एन की वैल्यू 1, तो आपके पास में ये सीधा आंसर आ गया साहब 10। ln v3 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा 10। नेक्स्ट एक और देखो क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बताता रहता हूं ना मोल कंसेप्ट से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के दुनिया भर के क्वेश्चन में आपको डालता रहता हूं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किसी ने लिखा, देखिए
समझना क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपके पास में 5.6 ग्राम एक सैंपल है जिसके अंदर आयरन है, ठीक है, उस सैंपल का वेट है 5.6 ग्राम। क्या है इसके अंदर? आयरन। इसको क्या कर दिया साहब, इसके डिजोल्व कर लिया डाइल कोल्ड HCl के अंदर। अच्छा, जब ये HCl में डिजोल्व होता है ना, तो ये बता भी रखा है आपको कि केवल आपको FeCl2 बनाना है, ठीक है, और बनता भी है, HCl बाहर निकल जाता है और बन जाएगा साहब आपके पास में FeCl2, और क्या बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है साहब, इसमें बन गया ये। फिर क्या किया, अब इसमें 250 ml बना लिया सॉल्यूशन, वाटर डाल करके कितना बना लिया? 250 ml। अब टाइट्रेशन की, क्या टाइट्रेशन की? बिल्कुल सिंपल, इस सॉल्यूशन की KMnO4, आपको पता है फेरस KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, आप ध्यान रखें, बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में, और Mn का यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है +2 में, एसिडिक मीडियम में किसमें चला जाता है? +2 में। इसका X फैक्टर 5, इसका 1। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो साहब। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट और ग्रेम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्वल रहेंगे। तो आपको मैं जो फॉर्मूला बताता रहता हूँ उसी में वैल्यू रख देता हूँ। देखो एक आपके पास में सिंपल सा, तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Fe+2 के कितने लिया इसका, इस टाइट्रेशन में? इसका लिया साहब 25 ml। X फैक्टर इसका 1 है, तो N से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड बाई 1000। ये तो गए इसके ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी के टर्म में। KMnO4 का सॉल्यूशन 12.5 ml, कितनी कंसंट्रेशन का? 0.03 m। X फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जिससे N आए, डिवाइड बाई 1000। ये लीजिए साहब, तो आपके पास में इस रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब FeCl2 की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आप जब इसको चेक करोगे तो ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी FeCl2 की, ये वैल्यू आएगी 0.075, ठीक है। अब आपको बता दूं, यहाँ पर X फैक्टर 1 है, इसलिए ये मोलरिटी भी है। ये करना था आपको। आप 2 क्वेश्चन पूछे छोटे छोटे से, देखो एक तो पूछिए कि मोल्स बताने इस Fe+2 आयन के जो 250 ml में, तो आपको मोलरिटी मालूम, फॉर्मूले में लिखी, तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम लेना है आपको। किसके अंदर लेना था? लीटर में। रख देता हूं वैल्यू, लीटर में मोलरिटी कितनी थी? 0.075 मोल आपसे फाइंड करवाए, वॉल्यूम कितने में? 250 ml में, और साहब इस फॉर्मूले में वैल्यू कर दिए, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो आप जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपके पास में 0.04 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी दोस्तों, ये वैल्यू आएगी 0.01875, और आप इसको लिख सकते हो 1.875 इंटू 10 की पावर -2। तो इन्होंने भी लिखा है x इंटू 10 की पावर -2 के रेस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू हो गई 1.875, इसको आप लिख सकते हो 1.87 से लेके 1.88 तक। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन और था इसी के अंदर, आपसे ये पूछा है कि साहब बताओ, ये जो सैंपल था ना कि अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सैंपल y%, y पूछी थी, क्या है साहब? x की वैल्यू आ गई, y भी देखें। तो जब आपको पता है कि साहब देखो, जब आपने फेरस के मोल निकाल लिए तो आपको आयरन के मोल भी पता लग जाएंगे। आप समझना इस लाइन को। देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए ये आपके पास में आयरन का सैंपल HCl से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो गया था? FeCl2 में। जब आपको इसके मोल पता लग गए 1.875 इंटू 10 की पावर -2, तो इसके मोल भी बराबर इतने ही होंगे। और जब मोल को आप इसके मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इसके एटॉमिक मास से, तो आपको इसकी अमाउंट पता लग जाएगी। साहब इतना अमाउंट था आपके पास में आयरन। परसेंटेज पूछिए तो आप क्या करोगे? ये अमाउंट कितने में? 5.6 ग्राम में, इंटू 100 में पूछिए तो परसेंटेज ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई y की? ये आ जाएगी आपके पास में 18.75%। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में y आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में मैं बताता रहता हूँ, उसी का क्वेश्चन था। एक और देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन और लिखा, इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझिए आप। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो, एक रिएक्शन है, x ग्राम टिन रिएक्शन करता है HCl से। क्वांटिटेटिवली का मतलब समझते हो ना, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अकॉर्डिंग रिएक्शन कराओ। एक सॉल्ट बनता है, एंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा, रिएक्शन भी आनी चाहिए, तो मैं आपको समझाता रहता हूँ। यही देखो, सबसे पहले तो टिन की रिएक्शन कराइए साहब आप HCl से, SnCl2 बन जाएगा,
और क्या बाहर निकलती रहती है, H। अब आप ध्यान रखना, अब आपको फिर समझा देता हूं, इस नाइट्रोबेंजीन को एसिडिक मीडियम में, एसिड मीडियम में जो ये मेटल कैटलिस्ट होते हैं, टिन आयरन जैसे, ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एनिलीन में, कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे। और एनिलीन में रिड्यूस करने के लिए 6S की जरूरत पड़ेगी, आपको बता देता हूं। तो इसको आप कंप्लीटली रिड्यूस कर दो किसके अंदर, एनिलीन के अंदर, और 6 ले लेना हाइड्रोजन, इससे 4 तो यहाँ पर वाटर के फॉर्म में चले जाएंगे, 2H2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। फिर एक लाइन और देखो, एनिलीन आपको पता है साहब बेसिक है और HCl एसिडिक होता है। तो वो जो बता रहे हैं ना एक सॉल्ट बना हुआ है, वो सॉल्ट है आपके पास में एनिलीनियम क्लोराइड, ये वो सॉल्ट है जिसकी आपको अमाउंट दे रखे ये। तो सबसे पहले आप समझना, पहले तो मैं बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूं, फिर ये बोल रहे हैं साहब ये जो सॉल्ट है ना वो वाइन नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में। तो कैसे करता है कि ये SnCl2 प्लस HCl की फिर फर्दर रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में, और हाइड्रोजन फिर इवॉल्व होते रहते हैं, बैलेंस कर दिया है। अब आप समझना, यहाँ आपको कितनी चाहिए 6, और इसमें कितनी रिएक्शन में निकली है 2, इसलिए इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको SnCl2 भी 3 चाहिए, इसलिए अल्टीमेटली ये रिएक्शन भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। ये भी 3 से करनी पड़ेगी, SnCl2 भी तो 3 चाहिए, तो ये भी 3 चाहिए अपने को। ठीक, अब देखो आप, अब सीधी सी बात है, मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं, सपोज इसके A मोल हैं, आप देखो स्टाइकोमेट्री, सपोज A मोल आपके पास में सॉल्ट के, तो A मोल ही एनिलीन के, A मोल ही आपके पास में नाइट्रोबेंजीन के, और SnCl2 के कितने मोल, 3A, 3 टाइम्स ही हैं। और जब इसके 3 मोल्स हैं तो आपको टिन के भी कितने चाहिए साहब, 3A मोल्स। पहले देख लीजिए स्टाइकोमेट्री 1:1, 1:1 और 1:3, क्योंकि आपको एक मोल को रिड्यूस करने के लिए 6H की जरूरत है। 6H कब आएंगे, जब ये ऊपर वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको इसके मोल दे रहा है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। देखो अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस ये जो सॉल्ट है इसके मोल दे रखे हैं आपको, इसको निकाल देता हूं। देखो सबसे पहले इसके मोल कितना दे रखी है, इसकी अमाउंट इस सॉल्ट की, इसकी सॉल्ट की दे रखी है 1.2329 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालने के लिए A निकाल रहा हूं, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। तो मॉलिक्यूलर मास चेक करो, इसके अंदर 6 तो हो गए साहब कार्बन, तो 72 तो हो गया कार्बन, 5 हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 4 5 और 3 ये 8 ये हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और क्लोरीन। और आप ध्यान से देखेंगे क्लोरीन का मास बढ़िया कैलकुलेशन करने के लिए 35 ही लिया है, 35.5 नहीं ये लिया है, और आप इसको चेक करना तो ये 129 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास में ये जो मोल है ना इस कंपाउंड को, जो मैंने A लिख रखा है, ये इस A की वैल्यू है साहब आपके पास में 0.01, ये लो, ये तो आपके पास में सॉल्ट की वैल्यू है। ये तो पूछा था आपके पास में, ये एक तो ये इतना बना आपके पास ये अमाउंट, इतने मोल। अब एक X पूछा है, इसको बोला है इन्होंने X निकालने के लिए क्या करोगे, इसका मतलब है आपके पास में टिन के 3A मोल है, 3A का A की वैल्यू आ गई, इसका मतलब 0.03 है। आप मोल्स पता लगे, X निकालनी है, इसका मास आपको दे रखा है टिन का कितना 119, इसको 119 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और ये X की वैल्यू हो जाएगी साहब आपके पास में 3.57 ग्राम। एक आंसर तो ये। एक आपसे शायद मेरे ख्याल से इस Y का और चेक कर लेता हूँ, ये पूछा क्या है, Y क्या पूछा है आपसे, यही पूछा है बस, Y ग्राम आपके पास में अमाउंट बनाए, तो ये Y नाइट्रोबेंजीन पूछा है, एक्चुअल में नाइट्रोबेंजीन की अमाउंट है Y बस। तो नाइट्रोबेंजीन का ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन, इसके भी कितने मोल है आपके पास में, A मोल, तो A का मतलब 0.01 मोल है, इसकी अमाउंट आपसे पूछिए Y। नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास चेक कर लो, ये नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, देखो कैसे निकालोगे, वही कार्बन तो 6, तो 72 तो हो गई साहब कार्बन का वेट, हाइड्रोजन ये 5 हो गए, 5 आपके पास हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 14 और 2 ऑक्सीजन जो 32, इनको सबको ऐड करोगे तो ये आ जाता है दोस्तों 123। नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है 123, एंड एज द वैल्यू जो आ जाएगी वो Y की वैल्यू हो जाएगी 1.23 ग्राम। ये लो साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके पास में पूछे, बहुत बढ़िया पेपर था इस साल का एडवांस का, और सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, देखते रहना हमारे इस वीडियो को, ठीक है, ओके।